हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 18 अर्थक्वेक्स का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले साइंस में मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे वीडियोस अपलोड है, इलेक्ट्रिक करंट पे वीडियोस अपलोड है, बहुत सारे चैप्टर पे वीडियो अपलोड है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और बटन पे मैं वीडियोज़ को दे रहा हूँ, तो उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। और हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। तो किसी भी वीडियो के लिए वो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो मैं आज आपको ये चैप्टर समझाने वाला हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि जो नेचुरल फिनोमिनन है वो जो है एक नॉन आर्टिफिशियल इवेंट है। वैसे इवेंट्स जो कि ह्यूमंस के कारण नहीं होते हैं, वो नेचुरल है, नेचर के द्वारा होते हैं, अपने आप होते हैं वो। लेकिन ह्यूमंस के द्वारा नहीं होते, लेकिन ह्यूमंस को अफेक्ट जरूर करते हैं, प्रभावित जरूर करते हैं। उसी में वैसे ही कुछ नेचुरल फिनोमिना जो है वो मेटेरोलॉजिकल फिनोमिना को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि थंडर स्टॉर्म्स हो गया, साइक्लोन्स हो गया। फिर कुछ जियोलॉजिकल फिनोमिना होते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ और अर्थक्वेक्स। हम लोग क्लास 7 में साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। ये जो नेचुरल फिनोमिना है, ये ह्यूमन लाइफ के लिए एक लार्ज डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करते हैं। बहुत सारे ह्यूमंस जो है वो मारे जाते हैं, बहुत लोगों के जीवन खत्म हो जाती है और प्रॉपर्टी का भी बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। ये जो मेटेरोलॉजिकल फिनोमिना है, ये कुछ स्टेट में प्रेडिक्टेड होते हैं। मतलब कुछ स्टेट्स में क्या होता है ना, कि इन्हें जाना जा सकता है कि इस स्टेट में इस जगह पे अर्थक्वेक आ सकता है, या फिर कुछ एक्सटेंट तक ये प्रेडिक्टेड होता है। जो वेदर डिपार्टमेंट है, ये हम लोगों को थंडर स्टॉर्म के बारे में वार्न कर देते हैं कि थंडर स्टॉर्म जो है वो कुछ एरियाज में डेवलप हो रहा है। ये इसके कारण क्या होता है, हम लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक टाइम मिल जाता है। हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके किसी दूसरे सेफ जगह पे जा सकते हैं। अर्थक्वेक को लेकर के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो है कि अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट होता है, या फिर अर्थक्वेक का कारण क्या है, अर्थक्वेक कैसे होता है। या फिर क्वेश्चन आता है कि अर्थक्वेक आने पर क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, हम लोग उसके इफेक्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम लोग ऐसे ही कुछ एक्सप्लेनेशंस के बारे में जानेंगे, और इस क्वेश्चंस जो हम लोगों ने ये 4-5 क्वेश्चंस पढ़े, इसका आंसर हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, अर्थक्वेक है क्या। तो एक अर्थक्वेक सडन ट्रेमर है और अर्थ क्रस्ट का मूवमेंट है, जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। उतने टाइम के लिए ये नहीं होता, बहुत ही कम समय के लिए होता है। ये बहुत ही कम समय तक रहता है। ये नेचुरली होता है अर्थ सरफेस पे, मतलब अर्थ की सतह पे, पृथ्वी की सतह पे होता है, या फिर पृथ्वी की सतह के अंदर होता है, अर्थ क्रस्ट में होता है। अर्थ सरफेस के अंदर होता है। एक्टिविटी 1, हम लोगों को यहाँ पर एक्टिविटी 1 में क्या करना है कि इंडिया में जो रिसेंट टाइम्स में जो अर्थक्वेक हुए हैं उसके बारे में हम लोगों को एक रिपोर्ट लेना है, एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है, और क्या क्या इफेक्ट्स था इस अर्थक्वेक का, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। हम लोग इस अर्थक्वेक से बचने के लिए फ्यूचर में आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग उस रिपोर्ट में लिखना है। हम लोग कुछ न्यूज़ को हमेशा सुनते रहते हैं अर्थक्वेक के बारे में, लेकिन हम लोग ये कभी कभी सुनते हैं, एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं। लेकिन अर्थक्वेक जो है, जो भूकंप है, ये हर एक समय आता ही रहता है। अर्थ सरफेस पे जो भूकंप है ये हमेशा आता ही रहता है। लगभग एक दिन में एवरी डे, मतलब हर दिन लगभग 800 भूकंप आते हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से ज़्यादा जो अर्थक्वेक है, इसका मेजॉरिटी जो है, वास्ट मेजॉरिटी जो है वो कम, मतलब वीक अर्थक्वेक होता है, उतना बड़ा अर्थक्वेक नहीं होता। हम लोगों को सिर्फ वीक अर्थक्वेक के बारे में नहीं जानना, हम लोगों को सिर्फ बड़े बड़े अर्थक्वेक के बारे में पता चलता है। छोटे छोटे क्वैक्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उन्हें नोटिस नहीं किया जाता है। जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं, जो लेस फ्रीक्वेंट होते हैं लेकिन ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, सब चीज़ को डिस्ट्रक्ट कर देने वाले होते हैं, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा जानते हैं। हम लोग छोटे क्वैक्स पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि यदि ऐसे 800 क्वैक्स अर्थक्वेक्स डेली आए
तो सोचिए कितना ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन अर्थक्वेक डेली तो 800 आते हैं, लेकिन उतना पावरफुल वाला अर्थक्वेक रोज़ नहीं आता है, वीक अर्थक्वेक आता है। ओके, मेजर अर्थक्वेक जो है वो अकेले नहीं आते हैं, उससे पहले भी अर्थक्वेक होता है। मतलब कि जो बड़े अर्थक्वेक होते हैं वो अचानक एक बार में नहीं आ जाते, उससे पहले भी कुछ कुछ अर्थक्वेक्स वहाँ आते रहते हैं। वहाँ पर एक नियर बाई लोकेशन में एक दूसरा अर्थक्वेक भी आता है। कभी कभी क्या होता है, अर्थक्वेक के पास फोरशॉक्स होता है। फोरशॉक्स एक स्मॉलर अर्थक्वेक है जो कि उसी प्लेस में होते हैं, मतलब जहाँ पर बड़ा अर्थक्वेक आता है उसी प्लेस में पहले फोरशॉक्स आते हैं। फोरशॉक्स एक छोटे अर्थक्वेक होते हैं जो कि उसी प्लेस पे होते हैं लार्जर अर्थक्वेक के होने से पहले, मतलब बड़े भूकंप आने से पहले वहाँ पर एक छोटे छोटे भूकंप आते हैं। आज वर्तमान में जो साइंटिस्ट है, जो जियोलॉजिस्ट है, ये मतलब एक्यूरेटली इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि एक अर्थक्वेक जो है एक फोरशॉक है, या फिर जो एक मेन अर्थक्वेक आने वाला है वो इस चीज़ को फॉलो करेगा, इस अर्थक्वेक को फॉलो करेगा। मतलब जो अर्थक्वेक आया है ये फोरशॉक है। इस चीज़ को जो जियोलॉजिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि जो बड़े अर्थक्वेक है ये फोरशॉक को फॉलो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अब आता है इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। तो हम लोग अर्थक्वेक के इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। अर्थक्वेक जो है ये बहुत सारे डैमेजिंग इफेक्ट्स लाते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं। हम लोगों के पास नीचे कुछ वैसे ही डैमेजिंग इफेक्ट्स दिए गए हैं जो अर्थक्वेक के द्वारा लाए जाते हैं। तो सबसे पहला है कि अर्थक्वेक जो है ये बिल्डिंग्स को डैमेज कर देता है, ब्रिज और डैम्स को डैमेज कर देता है। अर्थक्वेक के कारण बिल्डिंग में डैमेज आ जाता है, ब्रिजेस में डैमेज आ जाता है और डैम्स में भी डैमेज आ जाता है। सेकंड, अर्थक्वेक बहुत केसेस में क्या होता है कि ग्रेट लॉस होता है लाइफ का। अर्थक्वेक के कारण बहुत सारे लोगों का जीवन खत्म हो जाता है, बहुत लोग मर जाते हैं, ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ होता है। ओके, थर्ड है कि अर्थक्वेक जो है ये लैंडस्लाइड को कॉज करता है, बाढ़ ला देता है। लैंडस्लाइड जो है वो अर्थक्वेक के द्वारा ट्रिगर किए जाते हैं, ये वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन को कॉज करते हैं अर्थक्वेक से। ओके, अर्थक्वेक से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लैंडस्लाइड्स कॉज कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अर्थक्वेक जो है ये ओशियन फ्लोर के नीचे आ जाता है। अर्थक्वेक जब ओशियन फ्लोर के नीचे आता है तो ऐसे अर्थक्वेक जो है सुनामी को लीड कर देते हैं। सुनामी एक ह्यूज सीरीज है, सी वेव्स का मतलब बड़े बड़े सी वेव्स का एक सीरीज है जो कि वाटर के लंबे लंबे दीवार को कंसिस्ट करते हैं, जो कि बहुत ही एक रैपिड रेट के स्पीड से मूव करते हैं। लगभग 960 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये मूव करते हैं। और इनका जो ग्रोथ है, मतलब कि इनका जो आप बोल सकते हैं कि इनका जो लेंथ है ये लगभग 15 से 85 किलोमीटर तक रहता है। और ये बदलता भी रहता है, कभी बहुत लंबा कभी बहुत छोटा, मतलब ये लंबा छोटा होते रहता है। इन वाटर वेव्स का जो फोर्स है ये पूरे पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इंटायर सिटी को वासरे कर सकता है। कुछ ही पलों में पूरा सिटी जो है ये वासरे हो जाएगा, धुल जाएगा, बह जाएगा। ऐसा होता है सुनामी तो अर्थक्वेक से भी ख़राब है कि अर्थक्वेक एक सेम प्लेस पे आता है, लेकिन सुनामी यदि आ जाए तो वाटर इतना स्पीड से भागने लगता है, इतना स्पीड से कि पूरे सिटी को वो साफ कर सकता है। यहाँ पर आप इमेजेस में देख सकते हैं कि ये सब जो डिस्ट्रक्शन है, डिवास्टेशन है, जो सुनामी के द्वारा कॉज किए गए हैं। ओके, सुनामी के कारण ऐसे ऐसे डिस्ट्रक्शन हुए, देख सकते हैं आप इमेज में किस प्रकार से यहाँ पर सुनामी आया हुआ है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होने का कारण क्या है, भूकंप किस कारण से आता है, भूकंप आने का कारण क्या है। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि अर्थक्वेक तब होता है जब अर्थ क्रस्ट के मतलब जो अपर मोस्ट लेयर है लिथोस्फीयर, इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। लिथोस्फीयर के डीप डाउन में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, ये एक सिंगल पीस में नहीं है, ये नंबर ऑफ प्लेट्स में बटा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े, प्लेट्स के छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है। ओके, जिन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट कहा जाता है और टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स ज़्यादा नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स ही कहा जाता है। और ये भी सभी लोग जानते हैं,
साइंटिस्ट हम लोग भी जानते हैं कि ये जो प्लेट्स है ये बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, मतलब हर साल ये फ्यू मिलीमीटर्स मूव करते हैं, सेंटीमीटर्स भी नहीं, फ्यू मिलीमीटर्स मूव करते हैं। ये जो स्मॉल मूवमेंट है ये मॉल्टन मैग्मा के मूवमेंट के कारण होता है। अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा का मूवमेंट है इसके कारण ये स्मॉल मूवमेंट्स होते रहते हैं। ये जो मूवमेंट्स है इस प्लेट्स के, ये अर्थ के सरफेस पे कुछ चेंजेस ला देते हैं जो कि अर्थक्वेक को कॉज कर देता है, जो अर्थक्वेक का कारण बन जाता है। अब हम लोग उसके बारे में कुछ आइडियाज़ को जानेंगे कि क्या होता है जब प्लेट्स जो है वो एक दूसरे को पार करते हैं। जो बाउंड्रीज है, रफ एजेस है प्लेट्स के, वो फ्रिक्शन के कारण इंटरलॉक हो जाते हैं। ओके, फ्रिक्शन के कारण इंटरलॉक हो जाते हैं। जो रेस्ट ऑफ प्लेट्स मतलब बाकी के जो प्लेट्स है वो मूव करते रहते हैं। ये क्या होता है कि उन प्लेट्स में एक टेंशन बिल्डअप हो जाता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। जब इन प्लेट्स का मूविंग प्लेट्स का जो फोर्स है वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर देता है एजेस में, तो उनके सभी स्टोर्ड एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि इस पॉइंट के आसपास एक शेक होता है, अर्थ जो है वो हिलता है, शेक करता है। ओके, जो वाइब्रेशन है ये इस पॉइंट में रिलीज ऑफ एनर्जी के कारण होते हैं, जो कि जिसके कारण शॉक का उदय होता है, शॉक आता है और सिस्मिक वेव इसे कहा जाता है। ये जो है उस प्रकार से होता है कि जब एक राइपल पॉइंट में, मतलब कि एक तालाब में एक ढेले को फेंका जाता है, एक पत्थर को फेंका जाता है, किस प्रकार से वहाँ पर शेकिंग होता है, उसी प्रकार से जब एक एनर्जी रिलीज होता है इन प्लेट्स के कारण, तो वहाँ पर भी उसी प्रकार का टेंशन क्रिएट होता है और ये शेक करता है, अर्थ शेक करता है। ओके, तो ये जो सिस्मिक और शॉक वेव्स है ये अर्थ को शेक कर देते हैं। ओके, जब वेव्स अर्थ सरफेस के पास पहुंच जाते हैं तो वो ग्राउंड को भी शेक कर देते हैं और उनके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जितने भी चीज़ है, जितने भी थिंग्स है, सभी को शेक कर देते हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, ब्रिजेस हो, डैम्स हो, एक्सेट्रा, सभी चीज़ों को ये शेक कर देते हैं, मतलब हिला के रख देते हैं। अब हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ को नीचे देखेंगे जो कि हम लोगों को रिलीज ऑफ एनर्जी के मैकेनिज्म के बारे में समझने में हेल्प करेगा। एक अर्थक्वेक के टाइम में क्या होता है इस बात को समझने में हमारी हेल्प करेगा। तो अब तक तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो कि अर्थक्वेक कैसे होता है। एक बार मैं आपको इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को फिर से बता देता हूँ कि अर्थक्वेक का मेन कारण है कि जो लिथोस्फीयर है अर्थ का, ये एक सिंगल पीस में तो है नहीं, ये नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटा हुआ है और ये प्लेट्स जो है वो एक दूसरे को पार करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये जो प्लेट्स है ये इंटरलॉक्ड हो जाते हैं फ्रिक्शन के कारण, लेकिन जो बाकी के प्लेट्स है ये मूव करते रहते हैं। तो प्लेट्स में क्या होता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाता है, एक टेंशन कॉज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब इन मूविंग प्लेट्स का फोर्स जो है वो फ्रिक्शन को एजेस में ओवरकम कर देता है, ख़त्म कर देता है, तो सभी स्टोर्ड एनर्जी रिलीज हो जाता है और जिसके कारण अर्थ जो है वो शेक करता है, वाइब्रेट करता है। इस पॉइंट के आसपास में अर्थ शेक करता है, वाइब्रेट करता है, जो कि शॉक और सिस्मिक वेव्स को राइज कर देते हैं। और जो सिस्मिक वेव्स है ये अर्थ को तो हिला के रख देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अर्थ के सरफेस में जितने भी चीज़ रखे हुए हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, मतलब रखे हुए क्या, मतलब बने हुए, जैसे कि बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, इन सभी को ये सभी भी हिल जाते हैं, शेक करते हैं, जिसके कारण लॉस डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ग्रेट लॉस होता है लाइफ का। ओके, अब एक्टिविटी 3 हम लोग देखते हैं। हम लोगों को ट्री का एक स्मॉल ब्रांच लेना है, उसके दोनों एंड्स को हम लोगों को पकड़ लेना है और उसे स्लोली धीरे धीरे हम लोगों को बेंड करना है, मोड़ना है। जैसे जैसे वो बेंड होता जाएगा एक एनर्जी बिल्डअप होगा उसमें। ओके, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर जो ब्रांच है वो अचानक स्नैप कर जाएगा, मतलब पूरी तरह से बेंड हो जाएगा और टूट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, तो इस पॉइंट में ब्रांच में क्या होता है कि वाइब्रेट करने के लिए जितने भी एनर्जी थे वो सभी रिलीज हो जाते हैं, ब्रांच वाइब्रेट करता है और एक क्रैकलिंग साउंड को प्रोड्यूस करता है, चट से आवाज़ आएगी कि ब्रांच जो है वो टूट चुका है। हम लोग ये रियलाइज़ करेंगे कि जो प्लेट्स है,
जब एक दूसरे को पार करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड हो जाते हैं और जो बिल्डअप एनर्जी है वो रिलीज़ होता है इन्हीं कुछ सिमिलर मैनर में। एक्टिविटी 4, अब हम लोगों को एक कंटेनर लेना है जो वाटर से फिल हो, उसे हम लोगों को एक लीड के साथ क्लोज कर देना है, मतलब ढक देना है। वाटर को हम लोगों को बॉयल होने देना है। अब उस लीड के ऊपर, जो लीड हम लोगों ने ढक्कन लिया है उस कंटेनर का, उसके ऊपर हम लोगों को कुछ दाने रख देना है, मतलब ग्रेन्स रख देना है, जैसे दाल चावल हम लोग उसके ऊपर कुछ रख सकते हैं। ओके, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे वाटर बॉयल्स होता है, लीड जो है ये वाइब्रेट होता है। इस एक्टिविटी से आप अर्थक्वेक के बारे में समझ सकते हैं कि कैसे एक ब्रिज या फिर डैम्स में डिस्ट्रक्शन होता है, कैसे ब्रिज और डैम्स में डिस्ट्रक्शन होता है। तो जैसे ही वाटर बॉयल होता है तो जो लीड है वो भी शेक करता है, वाइब्रेट करता है, वो भी तो लीड के ऊपर जो भी ग्रेन्स रखे हुए होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं और एक साउंड को क्रिएट करते हैं, एक साउंड को बनाते हैं। इसी सेम मैनर में अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी सब्सटेंस जो भी थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स रखे हुए हैं, उसके ऊपर बने हुए हैं, वो भी उसी प्रकार से वाइब्रेट करते हैं जिस प्रकार से हम लोगों ने इस लीड के ऊपर देखा। जब अर्थक्वेक आता है तो वो भी इसी प्रकार से वाइब्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास द फोकस। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, वो अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ ओरिजिन को फोकस करते हैं, मतलब वैसा पॉइंट जहाँ पर से टेंशन रिलीज हुआ था उस पॉइंट को वो फोकस करते हैं। ये जो पॉइंट है अक्सर अर्थ क्रस्ट के नीचे रहता है, मतलब अर्थ सरफेस के बहुत ही डीप में रहता है। ओके, और इसे मैप करना, मतलब इसको चिन्हित करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो क्या होता है, इसका जो लोकेशन होता है ये एक प्लेस के, एक पॉइंट के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है अर्थ सरफेस के ऊपर, डायरेक्टली अर्थ सरफेस के ऊपर, मतलब जो फोकस है डायरेक्टली उसके ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर क्या होता है, एक पॉइंट को मार्क किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। उस पॉइंट को कहा जाता है इपिक सेंटर, और ये जो पॉइंट होता है ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर होता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक फोकस, एक रेड कलर का फोकस देख सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर अर्थ, ये तो डीप हो गया, अर्थ सरफेस का डीप हो गया। इसके जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं कि ग्राउंड सरफेस में, अर्थ के सरफेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इपिक सेंटर को रखा गया है। इसी इपिक सेंटर को, इसी को अर्थक्वेक का इपिक सेंटर माना जाता है। जो शॉक और जो सिस्मिक वेव्स हैं ये इपिक सेंटर से निकलते हैं। ज़्यादा डैमेज जो है ये अर्थक्वेक के कारण इपिक सेंटर के क्लोजेस्ट में होता है, मतलब इपिक सेंटर के आसपास होता है। जो अर्थक्वेक का इंटेंसिटी है वो इपिक सेंटर से जितना दूर होगा उतना ही डिक्रीज़ होता जाएगा, मतलब यदि कोई 1 किलोमीटर दूर है तो उतना डिक्रीज होगा, क्योंकि 500 मीटर दूर है तो उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगा वहाँ पर अर्थक्वेक का, उतना ही ज़्यादा डैमेज वहाँ देखने को हम लोगों को मिलेगा। लेकिन ये जो पूरा फिनोमिनन है ये कुछ ही सेकेंड्स तक रहता है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा जो अर्थक्वेक है उतना नहीं रहता है। मिनट्स की तो बात ही नहीं होती यहाँ पर, सब कुछ ही सेकेंड्स तक रहता है। अब अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने का क्या है, हम लोग अब अर्थक्वेक के कॉज को जान चुके हैं, तो कहाँ पर अर्थक्वेक आएगा, किस जगह पे आएगा अगला अर्थक्वेक, तो ये सब जो है ये सब एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। प्रिडिक्टिंग पे अटैम्प्ट्स होते हैं कि कहाँ पर कब अर्थक्वेक आएगा, तो रिसेंट ईयर्स में, आसपास के ईयर्स में हम लोग इस पर कुछ सक्सेस को प्राप्त कर पाए हैं। जियोलॉजिस्ट जो है एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं जिसे सिस्मोमीटर कहा जाता है। ओके, और सिस्मोमीटर में क्या वो यूज़ करते हैं कि वो सिस्मिक वेव्स के सोर्स के बारे में जान पाते हैं कि क्या है सिस्मिक वेव्स का सोर्स, और वो कुछ दूसरे पोटेंशियल क्लूज़ के बारे में भी इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं, जैसे कि टिल्टिंग, बल्जिंग ऑफ बिल्डिंग्स और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स में क्या क्या चेंज आएगा। ओके, अब हमें बस आता है मीजरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को कैसे मीज़र किया जाता है, तो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने का जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था वो था सिस्मोमीटर, जो जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। अब अर्थक्वेक को मेज़र करने का क्या है, अब हम लोग जान चुके हैं कि अर्थक्वेक के द्वारा बहुत ही ह्यूज डिस्ट्रक्शन होता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। इनमें से एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि उसका इंटेंसिटी क्या है, उसका पावर क्या है। ओके, वो किस इंटेंसिटी से आ रहा है। जियोलॉजिस्ट जो है वो यूजुअली अर्थक्वेक के टर्म्स को, मतलब अर्थक्वेक को मैग्नीट्यूड के टर्म्स में
मीज़र करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ओके, और एक स्केल में एक्सप्रेस करते हैं जिसका नाम है रिश्टर स्केल। और जो रिश्टर स्केल है ये डॉक्टर चार्ल्स एफ रिश्टर के नाम पे रखा गया है, क्योंकि ये स्केल जो है ये अर्थक्वेक के मेज़र मतलब स्ट्रेंथ को मेज़र करने में हमारा हेल्प करता है। ये जो है एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी यूज़ किया जाता है, सिस्मिक वेव्स के एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी इसे यूज़ किया जाता है। अब इस स्केल से क्या क्या फीचर्स है, ये स्केल जो है एक सिंपल लीनियर स्केल नहीं है। ओके, इस स्केल में यदि 2 में मतलब मैग्नीट्यूड में 2 इंक्रीज होता है, इसका मतलब 100 टाइम्स मतलब 10⁻² और 100 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था। ओके, इसी प्रकार से यदि मैग्नीट्यूड में 3 का इंक्रीजमेंट आता है, इसका मतलब कि 1000 टाइम्स डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हुआ है। ओके, अब रिश्टर स्केल का क्या मैग्नीट्यूड और क्या इफेक्ट होता है क्वैक का। मैग्नीट्यूड 2.5 जनरली से फेल्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सिस्मोमीटर्स में रिकॉर्ड होते हैं। 3.5 इसे बहुत सारे पीपल फील कर सकते हैं कि हाँ अर्थक्वेक आया है। 4.5 अब क्रैक्स होते हैं, बिल्डिंग्स में क्रैक्स होते हैं, डैम्स में क्रैक्स होते हैं, कुछ लोकल डैमेज होते हैं। ओके, 6.0 ये एक डिस्ट्रक्टिव क्रैक होता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है इसमें। ओके, 7.0 ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्रैक है। उसके बाद 8 या 8 से ज़्यादा क्या होता है, ये हाईली डिस्ट्रक्टिव है, ये इंटायर पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करने का ताकत रखता है, कैपेबल है, मतलब पूरे पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए ये कैपेबल है। अब अर्थक्वेक के अगेंस्ट में क्या क्या प्रोटेक्शन लिए जाते हैं। जो अर्थक्वेक है सडनली और वायलेंटली स्ट्राइक करता है बिना किसी वार्निंग के। ये डे टाइम में भी आ सकता है और नाइट टाइम में भी आ सकता है, दोपहर में भी आ सकता है और मिडनाइट में भी आ सकता है। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हाँ ये डे में आएगा, ये नाइट में आएगा, ओके ये इस डेट को आएगा, इस टाइम में आएगा। इसका कोई फिक्स डेट या टाइम नहीं है, ये कभी भी आ सकता है। ओके, जो अर्थक्वेक है ये एक पॉपुलेटेड ऑकर में यदि मतलब पॉपुलेटेड एरिया में यदि होता है तो ये बहुत सारी इंजरीज और डेथ को कॉज करता है। मतलब बहुत सारी इंजरीज होंगी, बहुत सारे लोग मर सकते हैं, प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है। तो अर्थक्वेक के अगेंस्ट में हम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हम लोग जो भी अपना बेस्ट कर सकते हैं, जो भी अच्छा कर सकते हैं, हमें करना चाहिए अर्थक्वेक के अगेंस्ट में। ओके, पीपल जो कि सिस्मिक जोन्स में रहते हैं उन्हें अर्थक्वेक से ज़्यादा खतरा है। ओके, तो उन्हें जो है स्पेशली वो ट्रेंड होते हैं और अपने आप को बचाने के लिए वो इक्विप्ड होते हैं, उन्हें ट्रेन कर दिया जाता है। कुछ फॉलोइंग मेजर्स प्रिकॉशंस जो है वो अर्थक्वेक के डैमेज को मिनिमाइज़ करने के लिए लिया जाता है। सिस्मिक जोन्स में के सभी बिल्डिंग्स को इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो मेजर ट्रेमर्स के साथ लड़ सके, विथ स्टैंड कर सके, उसके साथ दो हाथ कर सके। ओके, ये स्ट्रक्चर जो है सिंपल होता है और जो स्ट्रक्चर है वो क्वैक सेफ होता है, उसमें उतना डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, उतना डैमेज नहीं होगा। अब सेकेंड आता है कि कुछ बिल्डिंग्स जो है वो अर्थक्वेक के समय अर्थक्वेक के कारण वहाँ पर आग लग जाती है, वो फायर को कैच कर जाते हैं। इसलिए उस समय नेसेसरी कि सभी बिल्डिंग्स जो है खास करके जो टॉल है, जो लंबे लंबे बिल्डिंग्स है, उनके पास अपना फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हो ऑर्डर में। ओके, सेफर प्लेसेस इंडोर हो चाहे आउटडोर हो वो क्लियरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, सभी को क्लियरली पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ से बाहर और अंदर जा सकते हैं हम। एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक एग्जिट प्लान जो है वो हमेशा बना हुआ होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाई जैसे कि फ्लैश लाइट, फर्स्ट एड बॉक्स, ये सब हाथ में अवेलेबल होना चाहिए, मतलब कि कॉल किया और वो सब सारी चीज़ आ गई, या फिर कि घर में ही वो सब चीज़ अवेलेबल है। ये सब चीज़ें आप लोगों को या देखना है कि हम लोगों को अर्थक्वेक के समय क्या क्या प्रिकॉशंस, मतलब अर्थक्वेक के डैमेज को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि अर्थक्वेक के समय, जब अर्थक्वेक हो रहा है उस समय हम लोगों को क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होंगे। सबसे पहले कि एक पर्सन जो है वो इनसाइड बिल्डिंग के अंदर में है तो उस समय उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो ये सब हम लोगों ने जो भी पढ़ा अभी, ये सब अर्थक्वेक के पहले, मतलब अर्थक्वेक जब आने वाला उससे पहले जो लोग सिस्मिक वेव्स में रह रहे हैं उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन है, ये सब के बारे में हम लोग को जाना। अब हम लोग जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति घर के अंदर है और अर्थक्वेक आ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, वो कहाँ जा कर के बच सकता है, वो कहाँ रह सकता है, ओके, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे।
तो सबसे पहले है कि हम लोगों को किसी भी व्यक्ति को जो घर के अंदर में है तो उसे टेबल के अंदर में शेल्टर ले लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप दो छोटे छोटे बच्चे को देख सकते हैं कि कैसे इस टेबल के अंदर जा कर के बैठ गए, आराम से घुस गए हैं। ओके, जब तक, और उस टेबल में शेल्टर तब तक लेना है, वहाँ पर तब तक रहना है जब तक अर्थक्वेक पूरी तरह से रुक ना जाए, बंद ना हो जाए। इससे क्या होगा कि जो भी सामान उनके ऊपर गिर रहे हैं, छोटे मोटे जो भी सामान है वो टेबल पे गिरेंगे, उनके माथे पे नहीं गिरेंगे, उनका जो सिर है वो बच जाएगा। सेकेंड हमारे पास आता है कि किसी एक पर कोई यदि पर्सन जो है उसे टॉल और बड़े बड़े भारी भारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो उनके ऊपर गिर सकता है। ओके, थर्ड आता है कि यदि कोई एक पर्सन बेड पे है तो अपने सिर को वो पिलोज के साथ कवर कर ले और तब तक वो बेड से नहीं उठे जब तक शेकिंग पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाए। अपने सिर को वो अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर ले, पिलोज से पूरी तरह से ढक ले। इसके कारण क्या होगा कि यदि कोई टॉल और हेवी चीज़ उसके पास गिर भी जाती है, छोटी मोटी चीज़ गिर भी जाती हैं, तो उनका जो सिर है वो बच जाएगा। फोर्थ है कि जब तक शेकिंग स्टॉप ना हो जाए तब तक अंदर ही रहना चाहिए और हमें बाहर नहीं रहना चाहिए, मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए। ज़्यादा इंजरीज तब होते हैं जब पीपल जो है वो बिल्डिंग के अंदर में रहते हैं और बिल्डिंग के बाहर आने का प्रयास करते हैं, डिफरेंट लोकेशन में जाने का प्रयास करते हैं। उस समय क्या होता है कि जब शेकिंग होता है तो जब वो दौड़ते हैं, रन आउट करते हैं, भागते हैं, तो इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ गिरने लगते हैं, क्योंकि शेकिंग ऐसे ही हो रहा है तो उनके ऊपर बड़े बड़े टॉल हेवी चीज़ें, मतलब थिंग्स गिरने लगते हैं, चीज़ें गिरने लगती है, जिसके कारण वो बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। उसके उनका कभी कभी बहुत ही ज़्यादा उनको डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उन्हें चोट लग जाता है। ओके, कभी कभी किसी किसी केसेस में उनकी मौत भी हो जाती है, उनका डेथ भी हो जाता है। तो यही सब थे, यदि कोई पर्सन बिल्डिंग के अंदर में है तो उसे यही सब काम करने से वो अर्थक्वेक से बच सकता है, अर्थक्वेक के दौरान बच सकता है। यही सब सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें अर्थक्वेक के दौरान लेना है, अर्थक्वेक के पहले नहीं, अर्थक्वेक के दौरान। सेकेंड हमारे पास आता है कि यदि कोई पर्सन अपने घर के बाहर है, ओपन में है और अर्थक्वेक आने लगे तो वो क्या करेगा, तो उसका क्या करना होगा उसे कि एक क्लियर स्पॉट को वो ढूंढ ले जहाँ पर बिल्डिंग नहीं हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं हो, बिल्डिंग से वो दूर चला जाए, ट्रीज से वो दूर चला जाए, ब्रिजेस के पास उसे नहीं रहना, पावर लाइंस के ऊपर नहीं रहना और उसे ग्राउंड में ड्रॉप कर देना है, बैठ जाना है। ओके, उसे खड़ा नहीं रहना है, क्योंकि शेक्स के कारण वो अपने आप हो सकता है ज़मीन में गिर जाए, तो उसे अपने खुद से ज़मीन में उसे बैठ जाना है। ओके, और एक क्लियर स्पॉट उसे ढूंढना है जहाँ पर ट्रीज ये सब नहीं हो, ब्रिजेस नहीं हो, पावर लाइंस उसके सिर के ऊपर नहीं हो। सेकेंड है कि यदि कोई व्यक्ति व्हीकल चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो उसे एक क्लियर स्पॉट पे ड्राइव करना है, धीरे धीरे ड्राइव करना है, स्लोली ड्राइव करना है। उसे अपने कार को फास्ट नहीं लेना है। ओके, वो धीरे धीरे उसी ड्राइव को करता रहे, वो गाड़ी को चलाता रहे। उसे गाड़ी के बाहर तब तक नहीं आना है जब तक ट्रेमर्स स्टॉप नहीं हो जाए। जब ट्रेमर्स स्टॉप हो जाए तो वो सिर्फ बाहर आ सकता है। जब तक ट्रेमर्स स्टॉप नहीं हो तब तक वो एक क्लियर स्पॉट पे गाड़ी को चलाता रहे, लेकिन वो बाहर नहीं आए। अब अर्थक्वेक के बाद क्या क्या हो सकता है? यदि अर्थक्वेक आ ही चुका है तो अब क्या? तो अब अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। अर्थक्वेक के दौरान हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक के पहले हम लोग क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अब अर्थक्वेक के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब फर्स्ट आता है इसमें कि हम लोगों को कुछ समय के लिए काम लेना है। ओके, मतलब आफ्टर शॉक्स के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। ये शॉक्स जो है वो एडिशनल डैमेज का कारण बन सकते हैं, ये एडिशनल डैमेज को कॉज कर सकते हैं। ओके, अब आफ्टर शॉक्स क्या है? अर्थक्वेक के बाद कभी कभी बड़े बड़े आफ्टर शॉक्स भी आ जाते हैं, मतलब अर्थक्वेक के पहले फुल शॉक्स आया, फिर अब आफ्टर शॉक्स भी आ सकता है। इसके लिए हम लोगों को एक्सेप्ट करना है, एक्सपेक्ट करना हो कि आ सकता है। सेकेंड, हम लोगों को सुनामी के लिए बिवेयर रहना है, सावधान रहना। सुनामी आ सकता है, यदि कोई कोस्टल एरिया में रहता है तो उसे सुनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो सुनामी के लिए भी हम लोगों को बिवेयर रहना है। थर्ड, यूटिलिटीज़ है और सप्लाइज़ के लिए हम लोग केयरफुली इंस्पेक्ट करना है। टेलीफोन को हम लोग एमरजेंसीज़ में ही यूज़ करें, ऐसे हम लोग टेलीफोन को यूज़ नहीं करें। नेक्स्ट आता है कि हम लोगों को डैमेज एरिया से दूर रहना है।
जो डैमेज एरिया है, जो डैमेज हो चुके हैं, मान लीजिए कोई ब्रिज ही है या फिर कोई टॉल चीज़ है, कोई पिलर है, उसके सामने हम लोग को नहीं जाना है, क्योंकि वो तो ऐसे ही डैमेज हो चुका है, वो कभी भी गिर सकता है। यदि नहीं गिरा है तो वो कभी भी गिर सकता है। तो उन डैमेज एरिया से हम लोगों को दूर रहना है। हम लोगों को इंजर्ड वन मतलब जो घायल हो चुके हैं उसका हम लोगों को हेल्प करना है, उन लोगों का हेल्प करना है जो घायल हो चुके हैं। अगर किसी को छोटी मोटी चोट लगी है तो उसे हम लोगों को फर्स्ट एड बॉक्स से उसे उसका प्रिवेंशन करना है, उसे हम लोगों को बचाना है। ओके, तो ऐसे ऐसे काम करके हम लोग जो इंजर्ड वन है उसे बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर पूरा हो गया। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को, क्या है, कैसे होता है, क्या क्या रिजल्ट होता है उसका कॉज क्या है। ओके, फिर यदि कोई पर्सन अर्थक्वेक से पहले क्या कर सकता है, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकता है, अर्थक्वेक के बाद क्या कर सकता है, अर्थक्वेक के समय क्या कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर पूरा हो गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोस देख लीजिएगा, अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस देख लीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन पे जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।